नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच विधानसभा में इशारों मुही बातचीत को लेकर लोग खूब मायने निकाल रहे हैं। तो क्या कोई खिचड़ी पक रही है? इसके अलावा वक्फ बिल को लेकर आप देखिए, आरजेडी लगातार आक्रामक है, उसके बयान आ रहे हैं, मगर जेडीयू कुछ खास बोल नहीं रही, क्लैरिटी नहीं हो रही उनकी तरफ से। इसके पीछे क्या कहानी है, ये समझेंगे। इसके अलावा चिराग पासवान और चेतन आनंद के बीच कुछ भाषाई युद्ध चल रहा है, क्या कारण है उसके पीछे, क्या कहानी है, वो विस्तार समझेंगे। और समझने के लिए, समझाने के लिए हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी हमारे साथ हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। कल इशारों में बड़ी बातचीत हुई है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, चाचा भतीजे के बीच, ये भी कहा जा सकता है। पॉलिटिकल चाचा भतीजे साथ रहे ना रहे, मगर पर्सनल रिश्ते तो ही कहते भी रहते हैं तेजस्वी की मेरे रिश्ते नीतीश जी से बड़े अच्छे हैं। और कल वो तारीफ भी कर रहे थे इशारों में उनके कुर्ते की, उनकी सदरी की। तो मगर लोग तो मायने निकालेंगे, लोगों को लग रहा है अरे बड़ा हंसी मजाक, इशारों में बातचीत हो रही है। तो क्या कुछ खिचड़ी पक रही है? अगले साल विधानसभा चुनाव भी हैं और तमाम सियासी गठबंधन होते बनते बिगड़ते बिहार में लोगों ने देखे ही हैं। कैसे देखा जाए इसको? देखिए, मुझे लगता है कि चूंकि नीतीश कुमार का जो पास्ट रिकॉर्ड रहा है उसको लेकर के लोग तो अब ये मानते ही हैं कि नीतीश कभी भी इधर उधर जा सकते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए इधर उधर जा सकते हैं, इसलिए नीतीश कुमार रिलायबल नहीं है, ये तो लोगों के दिमाग में बैठ चुका है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और नीतीश कुमार इस बात को तोड़ने का प्रयास भी कर रहे हैं, इसको गलत साबित करने का प्रयास भी कर रहे हैं। जब कभी भी वो प्रधानमंत्री जी के साथ स्टेज शेयर करते हैं तो वो कहते हैं कि 2 बार मैं गलती कर चुका हूं, अब आगे गलती नहीं करूंगा, अब जीऊंगा मरूंगा आप ही के साथ, और हमारा बहुत पुराना दोस्ती रहा है, पुराना रिश्ता रहा है। पर नीतीश कुमार जब इस तरह की बात करते हैं तो क्या इसके कोई मायने हैं क्या? अगर आप पास्ट का रिकॉर्ड देखें तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इसके कोई मायने नहीं। नीतीश कुमार जब बदलने वाले होते हैं तो उससे पहले इस तरह की बात खूब करते हैं। लेकिन हो क्या रहा है, क्यों इस तरह का सिगुफा छूटने लगा? क्योंकि आप इसमें देखें कि तेजस्वी यादव ने भी एक भोजपुरी में कहावत कह दी कि बूझो तो बूझता, मतलब अगर समझ सकिए तो समझ लीजिए। अब सवाल उठता है कि समझ सकिए तो समझ लीजिए, ये कह करके तेजस्वी यादव ने एक बार भरमाने का प्रयास जरूर किया है, पर मुझे इसकी गुंजाइश अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि मुझे इसकी गुंजाइश कतई नहीं दिखती जी। कतई इसलिए नहीं दिखती क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार की इच्छा क्या थी? पहले नीतीश कुमार की इच्छा थी कि क्या मैं प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूं, और इसलिए उन्होंने एक प्रयास किया। वो प्रयास 224 में विफल हो गया। प्राइम मिनिस्टर बनते या नहीं बनते वो अलग बात है, इंडिया ब्लॉक में ही उनको नेता नहीं चुना मैं कह रहा हूं बुरी तरीके से विफल हुआ। मैंने खुद इंटरव्यू किया था, संजय झा का, जो कि कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि पंकज जी, आप ये जान लीजिए कि लालू प्रसाद से किसी मुद्दे पर हमें कोई समर्थन नहीं है। इनफैक्ट वो ये भी कह रहे थे कि जब हम रिजर्वेशन बढ़ाने की बात कर रहे थे और उसमें इंडिया ब्लॉक के अंदर बहुत विरोध था, आप जान लीजिए शरद पवार तैयार नहीं थे, ममता बनर्जी तैयार नहीं थी, ये लोग विरोध कर रहे थे, तो कांग्रेस पीछे हो रही थी। और कांग्रेस पीछे हो रही थी तो आरजेडी इस मुद्दे पर नीतीश कुमार के साथ नहीं थी, आरजेडी कांग्रेस के साथ थे। तो आप समझिए कि आरक्षण की कैपिंग बढ़ाया जाए, उस मुद्दे पर जब लालू प्रसाद नीतीश कुमार के साथ नहीं थे तो उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए, इस मुद्दे पर लालू प्रसाद तो थे ही नहीं, क्योंकि लालू प्रसाद ने खुद बयान दिया था कि 2-2 जिले पर कोई संयोजक हो सकता है, 2-2 राज्य पर कोई संयोजक हो सकता है, कई संयोजक हो सकते हैं, तरह तरह की बात सामने आ रही थी। तो जो नीतीश कुमार पटना में दूल्हा दिख रहे थे, वो बेंगलोर पहुंच करके तो नीतीश कुमार बाराती भी हैं या नहीं वो भी नहीं नजर आ रहे। और मुंबई में तो समझ लीजिए, बेंगलोर में तो उनकी बड़ी हद पिट गई थी और मुंबई में तो अलग अलग आए गए, समझ में नहीं आया कि दोनों एक साथ हैं। इसलिए वो कहानी इस तरह की। अब आप देखिए कि पॉलिटिक्स में ये भी देखा जाता है कि हमारा पॉलिटिकल लाभ कहां पर जी। तो पॉलिटिकल लाभ तो नीतीश कुमार का एनडीए के साथ सत्ता है। एनडीए के साथ इसलिए साधता है कि आप नीतीश कुमार अब पीएम तो बनेंगे नहीं, पीएम एक ही बनेगा और वो प्रधानमंत्री मोदी हैं। अब नीतीश कुमार सीएम रहे, उनको कोई हटाए नहीं,
तो बीजेपी ने अनाउंस कर दिया कि आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। जब बीजेपी ने अनाउंस कर दिया है तो फिर नीतीश कुमार को कंफ्यूजन किस बात का है? दोनों के वोटर्स जेल भी अच्छा करते हैं, दोनों के वोटर्स एक साथ हो जाते हैं, तो फिर ये बड़ा फॉर्मिडेबल फोर्स होता है। नेता कार्यकर्ता भी साथ रहते हैं, वही, और दोनों की जबरदस्त दोस्ती रहती है, वोट ट्रांसफर होता है, तरह तरह की बात होती है और फायदेमंद अलायंस कहा जाता है। अब चूंकि बीजेपी खुलकर के कह रही है और 2019 तक जेडीयू का समर्थन चाहिए बीजेपी को, तो नीतीश क्यों रिश्ता तोड़ेंगे? मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। हाँ, ये बात सही है कि वक्फ संशोधन बिल पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का स्टैंड क्लियर नहीं हो पा रहा है, ये बात सच है, और उसको लेकर के आरजेडी घेरना चाह रही है क्योंकि मुस्लिम वोट का सवाल है। अब मुस्लिम वोट का सवाल है तो एक बात आप याद करिए, सीएए का समर्थन किया था कि नहीं नीतीश कुमार? उस समय भी प्रशांत किशोर नीतीश कुमार की पार्टी में थे, उन्होंने जबरदस्त विरोध किया था, लेकिन नीतीश की पार्टी तो साथ में थी। अब सवाल उठता है कि ललन सिंह ने उस दिन कह दिया कि हम खूब काम करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री खूब काम करते हैं, लेकिन मुसलमान हमें वोट नहीं देते। तो उन्होंने खुल करके तो कह ही दिया कि बहुत कम मुसलमान हमें वोट देते हैं और वो दें या ना दें, हम उनके लिए काम करते रहेंगे, हमारे मुख्यमंत्री काम करते रहेंगे। तो अब ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब ये कहने के बाद ये चीज बड़ा क्लियर हो जाता है कि जेडीयू सोच क्या रही है, किस लाइन पे सोच रही है, उसका पॉलिटिकल इंटरेस्ट किसके साथ सधता है, और अगर वो बीजेपी के साथ सधता है तो नीतीश कुमार क्यों जाएंगे तेजस्वी यादव के साथ? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बड़ी बात यह है कि केंद्र में भी सरकार में शामिल हैं और राज्य में भी इनके नेतृत्व में सरकार रहेगी, तो लालू यादव के साथ जाने का मतलब क्या है, ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बड़ी बात यह है कि जब बीजेपी ने क्लियर कर दिया है कि आपके नेतृत्व में सरकार चलेगी, आप बिहार में जो फैसले ले रहे हैं हम उसके साथ हैं, तो फिर नीतीश कुमार क्यों पाला बदलेंगे? चौथी बड़ी बात यह है कि राज्य में समर्थन बीजेपी का ले रहे हैं, बीजेपी के साथ सरकार बना रहे हैं और केंद्र में बीजेपी इनके समर्थन से चल रही है, तो ये तो बड़ी आइडियल परिस्थिति है। इसलिए मुझे कहीं से नहीं लगता कि नीतीश कुमार पाला बदलेंगे। नीतीश कुमार इन दिनों मुंह पे हाथ रखना, पेट पे हाथ रखना, ये सब कुछ काम करते हैं, जिसको लेकर के बहुत तरह की बात कही जाती है कि वो अस्वस्थ हैं, फला बीमारी से शिकार हैं। लेकिन हो सकता है कि जिस तरीके से विपक्ष शोर शराबा कर रहा था, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को देख करके पूछ रहे होंगे कि अरे भाई ये क्या है, क्यों ऐसे हो रहा है? अब उसके मायने मतलब कहीं निकाले जा रहे हैं, लेकिन मुझे कहीं से नहीं लगता कि नीतीश पाला बदलने जा रहे हैं। दूसरी बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि नीतीश के इर्द गिर्द जितने लोग हैं, पहले कहा जाता था ललन सिंह और विजेंद्र यादव सरकार को गिराने में महत्वपूर्ण योगदान निभाए थे और ये दोनों इस पक्ष में थे कि लालू प्रसाद के साथ सरकार चले। लेकिन अब ललन सिंह तो सरकार में, ललन सिंह मंत्री हैं और भाषा वो बोल रहे हैं जो बीजेपी की भाषा है। तो ललन सिंह मंत्री हैं, संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष हैं, अशोक चौधरी बीजेपी के साथ रहने के पक्षधर हैं, विजय चौधरी बीजेपी के साथ रहने के पक्षधर हैं और सबका पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी उसी में सधता है। ऐसे में कहां सवाल उठता है कि नीतीश कुमार किसके कहने और समझाने पर चले जाएंगे उधर। जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ब्यूरोक्रेट्स हैं वो बीजेपी के साथ रहने के पक्षधर हैं, जो इनके साथ नेता हैं वो बीजेपी के साथ रहने के पक्षधर हैं, इनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट बीजेपी के साथ सध रहा है। तो मुझे कहीं नहीं दिखाई पड़ता कि ये बीजेपी छोड़ करके आरजेडी के साथ जा रहे हैं। बिल्कुल, इशारों को इशारों तक ही रहने दिया जाए, उसके आगे उसके मायने ना निकाले जाएं। आपका इशारा यही है। बाकी इशारों के मायने जनता निकाल रही है, तमाम नेता लोग निकाल रहे हैं, क्योंकि वो नैरेटिव के लिहाज से ज़रूरी होता है कंफ्यूजन पैदा करना लोगों के मन में कि क्या नीतीश फिर पलटेंगे, क्या नीतीश फिर आरजेडी के साथ आएंगे। मगर पंकज जी और उनके जो सूत्र हैं और उनके जो इतना लंबा अनुभव कहता है कि फिलहाल तो नीतीश कुमार का भला एनडीए में ही है, इसलिए वो दाएं बाएं जाने का प्रयास नहीं करेंगे, इशारों को इशारों तक ही सीमित रहने दिया जाए। वक्फ वाला मामला आपने कहा कि उसको लेकर जेडीयू का मामला भी क्लियर नहीं है, नीतीश कुमार के मन में क्या है, मगर पार्टी का स्टैंड किस तरफ है, अगर देखा पलड़ा किस तरफ भारी है, तो वो दिखता है कहीं ना कहीं ललन सिंह के बयान से कि वो वक्फ बिल के समर्थन में बीजेपी की जो स्टैंड है उसी स्टैंड को ही सपोर्ट करेंगे, उन्होंने क्लियर कर दिया। आरजेडी मगर खूब एग्रेसिव है,
तो अब इससे जो एग्रेसिव है आरजेडी, क्या इसी की वजह से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इनसिक्योर हो रहे हैं आपको कि एक कहीं मुस्लिम वोट एक तरफा उधर ना चला जाए? एक बात आप समझ लीजिए कि कुछ मुद्दों पर कई बार क्या होता है कि पार्टी स्टैंड तो लेती है लेकिन खुल करके नहीं बोलती, और खुल करके इसलिए नहीं बोलती है क्योंकि पार्टी की मजबूरी होती है, क्योंकि पार्टी समझती है कि हमें उनका भी वोट एक हद तक मिलता है। और इनमें भी तो कई नेता हैं। आप देखिए इधर गुलाम रसूल बलियावी को महासचिव बना दिया गया, तो इसका एक मतलब तो है ना, एक मैसेज तो किया गया ना। जमा खां कहते हैं कि हमें हर जाति का वोट मिलता है, हर धर्म का वोट मिलता है। सवाल ये उठता है कि जो जेडीयू ये कहती है कि हमने कब्रिस्तान घेरा, हमने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया, हमने टीचर्स को 7वां वेतन आयोग के आधार पर वेतन दिया, तो सवाल उठता है कि उस ये सब किया धरा जेडीयू का बेकार चला जाएगा अगर बीजेपी के तरफ एग्रेसिवली जेडीयू बोलने लगेगी कि हाँ वक्फ संशोधन बिल पास होना चाहिए, हम इसके साथ हैं। तो बोला अभी नहीं जा रहा है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं निकाला जाना चाहिए कि जेडीयू बीजेपी के विरोध में चली जाएगी। प्रधानमंत्री जिस तरीके से महाराष्ट्र जीतने के बाद जब वो अपने पार्टी ऑफिस में पहुंचते हैं और जो दलील देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि कैसे संविधान के खिलाफ है, तो आप बीजेपी का कमिटमेंट समझ लीजिए कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर के बीजेपी का कमिटमेंट क्या है। और आखिरकार जब तक पार्टी से बात नहीं होगी, जब तक बीजेपी ने समर्थन जुटा नहीं लिया होगा, तब तक इस तरह की बात कोई पार्टी कैसे कर सकती है। तीसरी बड़ी बात यह है कि ठीक है, जेडीयू दिखाने का प्रयास करेगी कि मैं सॉफ्ट हूं, मैं मुसलमान को लेकर के चलता हूं। जेडीयू अपना लॉजिक भी दे रही है कि अरे भाई हम धर्म का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे इंस्टीट्यूशन का विरोध कर रहे हैं जिससे आम मुसलमानों को फायदा नहीं हो रहा है, जिससे चंद मुसलमानों का फायदा हो रहा है, जिसके पास इतनी प्रॉपर्टी है लेकिन उससे कमाई कुछ नहीं हो रही है। और समय समय पर इंस्टीट्यूशन में सुधार होना चाहिए, तो हम सुधार के लिए जा रहे हैं, हम ना कि आपके विरोध में हैं। तो ये समझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन आरजेडी दूसरी रणनीति चल रही है। आरजेडी को लग रहा है कि वक्फ संशोधन बिल पर हिंदू मुस्लिम करो, मुसलमान को कंसोलिडेट करो, क्योंकि आपने देखा उपचुनाव में मुसलमान बड़ी संख्या में मुसलमान ने आरजेडी को वोट दिया नहीं। आधार वोट बैंक आरजेडी का बिगड़ता हुआ दिखा। जब आपका आधार वोट बैंक बिगड़ रहा होता है तो आपको डर तो लगता ही है कि अरे हमारा 18, 14, 32% था और इस 32% में भी डिवीजन हो रहा है, इधर उधर भाग रहा है। क्योंकि आप देखिए यादव ने वोट किसको किया रामगढ़ में? यादव ने वोट आरजेडी के उम्मीदवार को तो किया नहीं। आरजेडी के उम्मीदवार अजीत सिंह थे। अजीत सिंह किनके सुपुत्र हैं? जगतानंद सिंह के सुपुत्र हैं। जगतानंद सिंह कौन है? तो राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं। अब जगतानंद सिंह के बेटे तीसरे नंबर पर चले जाएं और लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव प्रचार करें और लोगों से कहें कि आप हमारे उम्मीदवार को वोट करिए, और यादव वोट इनको ना करके बहुजन समाज पार्टी को वोट कर दे। इसका मतलब तो बहुत साफ है कि अब तेजस्वी यादव या कह लीजिए लालू प्रसाद यादव की वो क्षमता नहीं रही कि जब वो एक इशारे में कह देते थे इसको वोट दे दो तो यादव और मुसलमान उधर चले जाते थे। ये ना तो अब रामगढ़ में दिखा, ये ना तो बेलागंज में दिखा। बेलागंज में भी सुरेंद्र यादव के सुपुत्र खड़े थे। दूसरी तरफ आप देख लीजिए मनोरमा देवी खड़ी थी। दोनों यादव समाज से आती हैं। यादवों के वोटों का भी बंटवारा हुआ। और तीसरा जनसुराज पार्टी से मुसलमान उम्मीदवार खड़े थे, मुसलमान का वोट उनको मिला। अब सवाल उठता है कि यादव भी टूट रहे हैं, मुसलमान भी टूट रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि लालू प्रसाद करेंगे क्या? आरजेडी करेगी क्या? आरजेडी तो चाहेगी कि अपना आधार वोट बैंक को इंटैक्ट रखा जाए, तभी तो हम मजबूत दिखेंगे और उसमें कुछ एड ऑन किया जाए। एड ऑन तो हो नहीं पा रहा है और बेस वोट टूट रहा है। इसलिए आरजेडी को एक मौका मिला है कि वो सदन में जेडीयू को घेरे कि अरे आप बीजेपी आरएसएस की गोद में बैठ गए, आप वक्फ संशोधन बिल पर एक प्रस्ताव पारित करिए, इसको खारिज करिए जो आरजेडी के कुछ मुस्लिम विधायक मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में जेडीयू ने एक प्रैग्मेटिक अप्रोच लिया है कि इस पर बहुत ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, इसको डिफ्लेक्ट कर देना है। बीजेपी बोल भी रही है, जेडीयू चुप्पी साधे रखी हुई है। लेकिन इस पूरे मसले पर आप देख सकते हैं कि आरजेडी पॉलिटिक्स कर रही है, क्योंकि आरजेडी के पॉलिटिकल इंटरेस्ट में है कि अपने आधार वोट बैंक को वो कैसे समेटती है। बिल्कुल, आपने मसले की बात की। बिहार में एक और मसला चल रहा है, चिराग पासवान
और चेतन आनंद के बीच क्या कहानी है? आखिर ये दोनों लोग देखा जाए तो एनडीए में ही हैं, घटक दल हैं, एक दूसरे के मददगार हैं सरकार चलाने में ऊपर नीचे, मगर आपस में कुछ ना कुछ विवाद चल रहा है। क्या मामला है? मुझे लगता है दोनों के बीच में कुछ निजी विवाद है, और निजी विवाद इस तरह का है कि दोनों जो है एक दूसरे पर आक्रमण करने से परहेज नहीं, खूब बयानबाजी हो रही है, और बयानबाजी इस कदर से हो रही है कि आप समझ लीजिए कि ये अच्छा नहीं है। मुझे लगता है कि एनडीए के बड़े नेताओं को इसमें कूदना पड़ेगा। जहां तक आनंद मोहन सिंह का सवाल है, तो आनंद मोहन सिंह ने अपने उस खीज का सही मौके पर बदला लेने का प्रयास किया। जब शिवहर में आनंद मोहन सिंह चाहते थे कि चिराग पासवान आए, 3 बार हेलीपैड बनाया गया, चिराग पासवान शिवहर नहीं पहुंचे, जहां से आनंद मोहन सिंह की पत्नी लवली आनंद चुनाव लड़ रही थी। अगर आप देखेंगे तो जो एनडीए का धर्म है, जो घटक दलों का धर्म होता है, और जो एक आप जब गठबंधन में होते हैं तो एक धर्म से बंधे होते हैं, तो निश्चित तौर पर चिराग पासवान को जाना चाहिए था। लेकिन चिराग पासवान ने अवॉइड क्यों किया, ये भी अपने आप में एक गंभीर मसला है। लेकिन अगर चिराग पासवान ने अवॉइड किया तो एनडीए के बीच इस तरह की बात होनी चाहिए, बड़े नेताओं के बीच बात होनी चाहिए। अब जब दीपा मांझी चुनाव लड़ती हैं, जो कि संतोष सुमन की पत्नी है, जीतन राम मांझी की बहू हैं, वहां पर जन स्वराज पार्टी के पासवान उम्मीदवार होते हैं, उनको 37,000 वोट मिल जाता है, और इस मौके का लाभ उठा करके आनंद मोहन सिंह शिवहर का खीस निकालने लगते हैं कि ये क्लियर करें चिराग पासवान की वो किधर है। आखिरकार वो शिवहर माफ करिएगा, वो इमामगंज क्यों नहीं गए, जहां से जीतन राम मांझी की बहू खड़ी थी? क्या वो एनडीए में है कि नहीं है? एनडीए में है तो वहां प्रचार करने क्यों नहीं गए? तरह तरह की बात उठने लगी। इसमें चिराग पासवान की पार्टी ने जोरदार इसका रिबटल दिया, जोरदार जवाब दिया। खुद चिराग पासवान कहने लगे कि खुद ये बताएं आनंद मोहन सिंह कि वो एनडीए में हैं क्या, क्योंकि वो चुनाव लड़ नहीं सकते, मुख्यमंत्री की मेहरबानी से बाहर हैं। समझ गए? मुख्यमंत्री की मेहरबानी से एमपी और एमएलए हैं। खुद बताएं चेतन आनंद को लेकर के कह रहे हैं कि वो आरजेडी प्रवक्ता के तौर पर पूछ रहे हैं, क्योंकि चेतन आनंद अभी भी आरजेडी के ही सिंबल से विधायक हैं। तो इस तरह का जो सवाल और जवाब है वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि दोनों के बीच में आपसी रंजिश है। आनंद मोहन सिंह बरबोले नेता है, इसमें कोई शक नहीं है। आनंद मोहन सिंह कहीं भी रहते हैं तो दब करके तो रहते नहीं हैं, वो बहुत देर तक चुप रहने वाले तो हैं नहीं। आनंद मोहन सिंह ने उस समय भी अपनी खींच निकाली थी जब मंत्रिमंडल का गठन होना था। आनंद मोहन सिंह चाहते थे कि उनकी पत्नी को मंत्री बनाया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका, जेडीयू से एक को ही मंत्री बनाया गया। अब देखिए आनंद मोहन सिंह फिर से मौका मिलते ही कई तरह के सवाल जवाब कर रहे हैं। यहाँ तक धमकी दी जा रही है कि भाई वैशाली से आप जीतते हैं, वहाँ राजपूत उम्मीदवार, राजपूत मतदाता नहीं है क्या? तो सवाल उठता है कि क्या आनंद मोहन सिंह तमाम राजपूतों के नेता हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो कई तरह के सवाल जवाब उठ खड़े हो रहे हैं, जिसमें चिराग पासवान के तरफ से आनंद मोहन सिंह को बोला जा रहा है। आनंद मोहन सिंह खुद जो है चिराग पासवान और उनके पार्टी पर आक्रामक हैं, आक्रमण कर रहे हैं। चेतन आनंद उनके सुपुत्र भी लगातार बोल रहे हैं, और इस पूरे मसले पर साफ दिखाई दे रहा है कि एनडीए के दो नेता, एक तो चिराग पासवान की पार्टी और दूसरे जेडीयू में आनंद मोहन सिंह। जेडीयू में और कोई नेता नहीं बोल रहा है, लेकिन आनंद मोहन सिंह बोल रहे हैं। तो सवाल उठता है कि जेडीयू में आनंद मोहन सिंह को अकेले बोलने की छूट है क्या? ये एक बड़ा सवाल है। जेडीयू का ये लाइन है क्या, या आनंद मोहन सिंह पार्टी के डिसिप्लिन से बाहर बोल रहे हैं? ये सारे ऐसे सवाल हैं, मुझे लगता है जिसका पार्टी फोरम पे जरूर लोग इसको एड्रेस करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव होना है, 2025 में चुनाव होना है। अगर जेडीयू का कोई नेता चिराग पासवान से इस तरीके से लड़ेगा तो ये कतई इसको अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि चिराग पासवान की तरफ से भी अरुण भारती हों, फिर राजेश कुमार हों, ये राजेश वर्मा हो, ये सभी लोग अपने अपने तरीके से बयान दे रहे हैं, आनंद मोहन सिंह को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि एनडीए में ये खटपट एनडीए के लिए अच्छा नहीं है। तो ये कुछ समय चल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि ये एनडीए के बड़े नेता, खास करके जेडीयू के बड़े नेता या फिर बीजेपी के बड़े नेता इसमें जरूर
कूदेंगे और चाहेंगे कि इस पर विराम लगे, ये बात बहुत आगे नहीं बढ़े। बिल्कुल, बहुत आगे ना बढ़े, यही गठबंधन के लिए अच्छा है। बाकी क्या होता है ये देखने वाला होगा। तमाम जो सवाल उठ रहे हैं उनके जवाब देने का प्रयास किया पंकज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी ऐसे बिहार से जुड़े तमाम जो मसले हैं, जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, जो हम तक आती रहेंगी, आप तक यूं ही उनके इर्द गिर्द जो चर्चा हो रही है, जो विषय आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।